वेलकम बैक टू एएस के क्लासेस। फाइनली क्लास 11th के इकोनॉमी का बूस्टर डोज आ चुका है। आप लोग का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ सर बूस्टर डोज लेकर के आइए, एंड फाइनली अब ये वीडियो आपके सामने है। देखो, मैं इतना ही बोलूँगा, अगर तुमने बूस्टर डोज के सारे क्वेश्चन कर लिया ना, तो लिटरली आज के एग्ज़ाम को फोड़ दोगे। और इस बात की मैं गारंटी, अगेन गारंटी एंड फिर से गारंटी देता हूँ। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि बूस्टर डोज में कौन कौन से हैं जो कि आज के हमारे रियल प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। देखकर एमपी बोर्ड के तू किसी भी स्कूल से क्यों ना हो, अगर तूने बूस्टर डोज को देख लिया ना, तो बूस्टर डोज में इतना पावर है कि सारे पेपर को हिला देता है। इवन बूस्टर डोज तो बोर्ड के पेपर तक को हिलाया जो भोपाल से आता है। स्कूल की पेपर कौन सी बड़ी बात है फिर। तो चले फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं और इनका आंसर तो आपको स्वयं फाइंड करना है। ठीक है, हमारा पहला नंबर कहता है सांख्यिकी के 3 कार्य बताओ। सांख्यिकी के 3 कार्य मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा और ये आपका पहला क्वेश्चन ही रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। कुछ स्कूलों में सांख्यिकी के 2 कार्य भी आ रहे हैं, तो अपने हिसाब से देख लेना भाई आपके स्कूल में क्या आ रहा है। बाकी ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, तो फटाफट किताब खोलो और तीनों कार्य को एक बार पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा, व्हाट इज इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, एंड उसका कार्य क्षेत्र मतलब इकोनॉमी का काम कहां कहां पड़ता है। कुछ स्कूल में ऐसा प्रश्न आ रहा है कि इकोनॉमी का कार्य क्षेत्र बताओ और प्रश्न रहेगा 2 नंबर में। कुछ स्कूल में इकोनॉमी की परिभाषा आ रहा है, मतलब ये 2 प्रश्न है जिसको मैंने जोड़ करके एक कर दिया है। तो कहीं पर परिभाषा तो कहीं पर कार्य क्षेत्र, अलग अलग पूछेगा। ध्यान से सुन लो, फिर मत बोलना कि सर आपने तो ऐसा बोला था तो ऐसा क्यों आ गया। जैसे बता रहा हूं वैसा ही देखने को मिलेगा और अलग अलग देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, आर्थिक व गैर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। अंतर लिखो। अंतर कितने आएंगे सर, अंतर आएंगे मात्र 2। और आर्थिक और गैर आर्थिक अच्छे से रट लेना। मैं फिर से बोलता हूं, अच्छे से रट लेना। अंतर, अंतर आएगा, अंतर आएगा एग्जाम में। और किसे कहते हैं, जब तुमसे अंतर बनेगा ना तो डेफिनेटली तुम आसानी से लिख पाओगे। एंड साथ में कुछ स्कूल में तो ऐसा आ रहा है कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण लिखो, बस इतना देखने को मिलेगा, है ना। केवल उदाहरण पूछ रहा है, तो भाई साहब ये अंतर और उदाहरण ये चीज तुम अच्छे से रट मारो अभी किताब खोल के तुरंत फटाफट। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, आपकी आवश्यकताएं असीमित है। असीमित मतलब जो हमारी आवश्यकताएं होती है सीमित होती है, कोई कितना भी चीज दे दे हमें कम ही लगता है। ठीक है तथा उसकी पूर्ति करने के लिए आपके पास संसाधन सीमित है, और जो तुम्हारी आवश्यकताएं है उसकी पूर्ति के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त संसाधन है। तो 2 उदाहरण द्वारा कथन की व्याख्या करो कि ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे पास है और उससे हम कोई नया चीज बना सकते हैं। ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, वैयक्तिक व टेलीफोन साक्षात्कार विधि क्या है। कुछ स्कूल में तो केवल ये पूछ रहा है कि वैयक्तिक साक्षात्कार क्या है। ठीक है, कुछ जगह आ रहा है कि टेलीफोन साक्षात्कार क्या है। तो ये देखने को मिलेगा भाई, ध्यान सुन लो। कुछ जगह वैयक्तिक साक्षात्कार क्या है, कुछ जगह टेलीफोन साक्षात्कार क्या है, और कुछ जगह दोनों देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसका विधि बताना है और सीमाएं, सीमाएं मतलब होता है इसकी कमियां। तो अगर कुछ स्कूल में ऐसा आए कि टेलीफोन साक्षात्कार की कौन कौन सी कमियां हैं, समझ जाना कि सीमाएं लिखना है ना। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, नहीं तो फिर तुम आकर के बोलो कि सर सीमाएं पूछा था, आपने बताया था और कमी हमारे यहाँ आ गया, है ना। तो लैंग्वेज चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि अच्छा प्रश्नावली की गुण और विशेषताएं। तो चाहे गुण पूछे चाहे विशेषताएं, दोनों सेम चीज है और ये आपके एग्जाम में आ रहा है आज के पेपर में। 7वां नंबर कह रहा है कि जनगणना विधि के 3 बिंदु को लिखो। जनगणना विधि की कौन कौन से 3 बिंदु हैं, ये 3 बिंदु लिखना है, मतलब किस प्रकार से जनगणना हो रहा है। और नेक्स्ट जनगणना 2026 में आएगा और इसके पहले 2021 में हो चुका है, ध्यान रखना। सॉरी 2011 में हो चुका है, बाकी अभी तक कभी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। फिर इसके 11 के पहले हर 10 साल में होता है, लेकिन अभी लेट चल रहा है। वैसे तो 2021 में हो जाना था, लेकिन पता नहीं हो गया, सरकार लेट लपाट सब, है ना। 8वां नंबर कह रहा है कि आयत चित्र बारंबारता का आलेख परिभाषित करो। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि आयत चित्र क्या है समझाइए, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। आयत चित्र को परिभाषित करो, दोनों एक ही प्रश्न है। 9वां नंबर कहता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के प्रकार लिखो। आंकड़े को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं ये हमें बताना है और ये हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। 10वां नंबर कहता है
कालिक वर्गीकरण के 2 उदाहरण दीजिए। कालिक वर्गीकरण, ठीक है, कालिक वर्गीकरण के 2 एग्जाम्पल देना, ये देखने को मिलेगा। सारणी का शीर्षक और मुख्य भाग क्या है ना, ये कम ही स्कूलों में पूछा जा रहा भाई, लेकिन आ रहा है, लेकिन बहुत कम स्कूलों में आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट कहता है ज्यामिति आरेख के प्रकार को लिखो। क्या होता है ज्यामिति आरेख? नेक्स्ट कहता है समांतर माध्य की परिभाषा और गणना के सवाल, मतलब ऐसा प्रश्न आएगा कि समांतर माध्य का सवाल हल करो, ठीक है, ये फिर समांतर माध्य की गणना करो और कुछ आपको अंक दे देगा। ध्यान सुन लो, कुछ गणितीय वैल्यू देगा और समांतर माध्य का सवाल देगा आपके एग्जाम में। बहुत सारे स्कूलों में सवाल आ रहा है भाई, बहुत सारे स्कूल में, और कितने नंबर में? 4 नंबर में, ध्यान रखना है ना, तो ये चीज तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट कहता है कि बहुलक तथा मध्यिका को परिभाषित करो। क्या होता है बहुलक, क्या होता है मध्यिका? नेक्स्ट कहता है कि निम्न और उच्च चतुर्थक का सूत्र बताना है। ठीक, तो सूत्र पूछेगा, कहीं कहीं ऐसा ही पूछेगा कि निम्न चतुर्थक का सूत्र बता दो, कहीं कहीं बोलेगा कि चलो उच्च चतुर्थक का बता दो, तो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट उसे कवर करते हैं। प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना, तो इसका सूत्र तुम पढ़ लो। प्रत्यक्ष विधि द्वारा गणना ज्ञात करने के लिए आएगा, आपको कोई वैल्यू देगा और आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। 17 नंबर कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन काल के अर्थशास्त्री का नाम, है ना, और भू व्यवस्था कैसा था औपनिवेशिक शासन काल में, वहां की कृषि पद्धति कैसी थी। तो ये 3 प्रश्न यहां से प्रिपेयर करना है। कौन कौन सा? सबसे पहले अर्थशास्त्री का नाम, दूसरा वहां की भू व्यवस्था कैसी थी, तीसरा वहां की कृषि पद्धति का नाम। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वेज नहर के खुलने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है ना, मतलब भारत को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ, ये चीज हमें बताना है। प्रश्न रहेगा आपके 3 नंबर के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि पद्धति का वर्णन करो। प्रश्न है 4 नंबर का। ठीक है, मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि पद्धति कैसी थी हिंदुस्तान की, कितना फायदा हो रहा था, कितना लॉस हो रहा था, ये चीज हमें बताना है। नेक्स्ट कह रहा है रेल व्यवस्था जब जब भारत में स्टार्ट हुआ है 1853 से, तो हमारे भारत देश में कैसा प्रभाव पड़ा, मतलब रेल व्यवस्था से कौन कौन से फायदा हो रहे हैं, कौन कौन से लॉस हो रहे हैं, ये प्रभाव में आपको लिखा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है 21 नंबर, आयात शुल्क क्या है और निर्यात शुल्क क्या है। ठीक है, इसे परिभाषित करना है, परिभाषा लिखना है, आयात शुल्क और निर्यात शुल्क। ठीक है, ठीक, आयात शुल्क मतलब जो बाहर विदेश से सामान हमारे देश में आ रहा है उसे कहते हैं आयात शुल्क, और जो हम भेज रहे हैं उसे कहते हैं निर्यात शुल्क। अभी सुने होंगे न्यूज़पेपर में कि अमेरिका का जो व्यक्ति है ना, जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, 50% ट्रैफिक लगा रहा है हमारे देश के सामान में, तो यही ट्रैफिक है। निर्यात शुल्क को बढ़ा रहा है कि जब जब हमारा देश का सामान उसके देश में जाएगा तो कीमत हाई हो जाएगी। जैसे ये 50 रुपए का चप्पल है, 50% और लग जाएगा, मतलब 25 रुपए जुड़ जाएगा। ये चप्पल वहां अमेरिका में 75 रुपए में बिकेगा, और अमेरिका का स्वयं का बनाया हुआ चप्पल 65 रुपए में बिक रहा है, तो फिर अमेरिका के लोग हमारे चप्पल नहीं खरीदेंगे, वो अमेरिका का बना हुआ चप्पल खरीदेंगे। ठीक, इसे कहते हैं निर्यात शुल्क। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हरित क्रांति क्या है, समझाइए। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक कौन है, ध्यान रखना भाई, 1 नंबर का प्रश्न आ रहा है। और जीडीपी क्या है, जीडीपी मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये भी हमें बताना है। नेक्स्ट कह रहा है कि विक्रय अधिशेष से क्या है, विक्रय अधिशेष क्या है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाँ, 24 नंबर भाई साहब, 24 नंबर। एलपीजी मतलब लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब निजीकरण और उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अलग अलग आएगा, ध्यान सुन लो, कुछ स्कूल में आएगा कि निजीकरण क्या है समझाओ, कुछ जगह आएगा उदारीकरण क्या है, कुछ जगह आएगा वैश्वीकरण क्या है, लेकिन आ रहा है, मतलब आ रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। 25 नंबर कार्य व्यवस्था में सुधार बताना है। 26 नंबर कहता है कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या है। ठीक है, मुद्रा का गिरना ही मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है, तो ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अंतिम 27वां प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता के कौन कौन से कारण है, बस इतना हमें पढ़ना है। मैं यहां पर एक नोट लिखता हूं, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में 200% आएंगे, पढ़ लीजिए वरना रोना पड़ेगा। एंड मैं यहां पर अपना सिग्नेचर कर देता हूं। ठीक, लो भाई, अब तुम्हें करना है, पढ़ना है और जाओ एग्जाम में टॉप करो। ओके, मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।